फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे कल के जो हम टॉपिक पढ़े थे उससे आगे। याद होगा आप लोगों को कि कल हमने पढ़ाया था एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, उसके एक्सप्लेनेशन को हमने दिया था। मैं आशा करता हूं कि आपने उसे भली भांति समझा होगा, देखा होगा और उसे नोट किया होगा। अगर आपने उसे नोट नहीं किया है तो पहले आप उसे ध्यान से पढ़े, गौर से वीडियोस को देखें, उसके पॉइंट्स को नोट डाउन करें, तभी आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा या फिर आने वाले प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप उसे देखें, फिर उसके बाद इसे देखें। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज के बारे में। आज हम बात करेंगे उस मेथड के प्रिकॉशंस के बारे में। दैट मीन्स व्हाट आर द प्रिकॉशंस टेकन अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड एज वेल एज सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए ज्यादा बात न करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, precautions under expenditure method and problems based on expenditure method। तो पहले precautions regarding the expenditure method, हमने कुछ precautions को यहां पहले से लिस्ट आउट कर लिया है। ठीक है, और उसे हम समझेंगे एक एक पॉइंट करके। सबसे पहला precautions कहता क्या है कि only final expenditure is to be taken into account to avoid the error of double counting। यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड के तहत हम सिर्फ और सिर्फ वैसे ही गुड्स और सर्विसेज का वैल्यूएशन करेंगे या एक्सपेंस को मेजर करेंगे जो फाइनल गुड्स हैं। ठीक है, यहां की हमने देखा है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज नॉट टू बी इंक्लूडेड, यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उस पे जो एक्सपेंस किया जाता है उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स की अल्टीमेट पार्ट होती है, उसमें ऑलरेडी वो जुड़ा होता है, तो ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स। अगेन एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स। क्यों? सेकेंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंस किया जाता है उसे भी इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जिस ईयर में वह गुड्स तैयार हुआ होगा उस ईयर के नेशनल इनकम में वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। थर्ड नंबर, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर। याद होगा आपको इनकम मेथड में भी मैंने ये पॉइंट पढ़ाया था कि दीज आर मेरे पेपर्स, सिर्फ इसका क्या होता है, क्लेम्स होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट। किसी भी तरह का जो एक्सपेंस होता है ट्रांसफर पेमेंट का, ट्रांसफर पेमेंट याद होगा जो विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो के अगेंस्ट में मिलता है, लाइक ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, तो इसे भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद कहता है कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। सपोज कीजिए हम किसी चीज की सहायता से खुद के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका अगर जो इम्प्यूटेड यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू होगा वह भी इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हुआ है। एज वेल एज अगर आपकी खुद की बिल्डिंग है, अगर आप खुद की बिल्डिंग में किसी भी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं तो उस बिल्डिंग का एक एस्टिमेटेड रेंट भी इंक्लूड होगा। तो ध्यानपूर्वक इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चलिए हम पहले बात करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। हमारा एक पहला प्रॉब्लम है जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एमपी एज वेल एज जीडीपी एफसी। हमारे पास कुछ यहाँ आइटम्स दिए गए हैं लाइक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर स्पेशली हम फोकस अभी कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। ठीक है, आप कैसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक्सपेंडिचर मेथड का सवाल है। तो देखिए इसमें जो मोस्ट ऑफ जो आइटम्स दिए गए हैं लाइक प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट परचेज या इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट, these all are the parts of expenditure method। एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन में ये सारे आइटम्स आते हैं, तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड आपको याद होगा
कि हम कौन सा सम टोटल निकालते थे, जीडीपी, यानी कि जो 4 आइटम्स थे उन 4 आइटम्स को सम टोटल करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एमपी, विच इज इक्वल्स टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या इसको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आप पीएफसी भी लिख सकते हैं या सिंपली सी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या सिंपली आप इसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। तीसरा, जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, आप यह लिख सकते हैं। और फोर्थ आइटम, दैट इज द नेट एक्सपोर्ट, आप यह लिखें। अब हमारे पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहां दिया हुआ है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको नंबर 6 में, तो यह हमने लिखा। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहां पर गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 100 है, वह वैल्यू हमने लिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमेशा जो आपको दिया जाएगा वो ग्रॉस में ही लिखा रहता है, ठीक है। अगर वो ग्रॉस में नहीं है, स्पेशलाइज्ड कर दिया, अगर नेट में भी दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना है किसमें, ग्रॉस के रूप में, ठीक है, जो आने वाले प्रॉब्लम्स में भी इसको हम बताएंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ले लिया और फिर नेट एक्सपोर्ट जो कि ऑलरेडी गिवन है 10, तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर ले ली। कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज 350, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज 100, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 90 एंड नेट एक्सपोर्ट 10, और हमने इन सबको सम टोटल किया, हमारा वैल्यू आ गया 550, जो कि इसका आंसर होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप सिर्फ पॉइंट्स को समझे, मेथड्स को सही रूप से डिस्क्राइब करें, उसके पार्ट्स को जाने, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसी की सहायता से क्या निकाल लेंगे, जीडीपी एफसी, ठीक है। हम जीडीपी एमपी निकाल चुके हैं, बाकी सारी चीजें सिमिलर है, सिर्फ एमपी टू एफसी कन्वर्ट करना है। तो हम क्या घटा देंगे, एनआईटी घटा देंगे। एनआईटी की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 5, आप 550 से 5 सब्ट्रैक्ट करें, आपका आंसर आ गया 545 CR। ओके, चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम की। दूसरा प्रॉब्लम कहता है इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी, लेकिन थोड़ा सा उससे एडवांस है। अब इसमें भी बहुत सारे आइटम्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, उस आइटम्स की सहायता से निकालते हैं। ये भी एक्सपेंडिचर मेथड पे भी बेस्ड है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी, सिमिलर टू इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम सबसे पहले क्या निकालते थे, एनडीपी एफसी। तो याद रखना है कि हमें पहला एग्रीगेट कौन सा निकालना है, और जीडीपी एमपी इक्वल्स टू होता है सी, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर यहाँ पर लिखा होगा। अब देखिए कई एक नाम से, कभी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे देता है, या सीधे कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे देता है, या प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे देता है, विच इज इक्वल्स टू 15,000, वो है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 11,500, वो हमने लिख लिया। उसके बाद आई, दैट इज द नेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखेंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको क्लियरली कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब यहां से याद करना है कि हमने बताया था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 2 पार्ट का होता है, या 2 तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है उसमें फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आप क्या ऐड करेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या जिसे हम लोग चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, निकाला ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक या इंक्रीज इन स्टॉक, तो 1000 प्लस 200, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा, और इसकी सहायता से आपका क्या निकल जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कैसे निकालेंगे, तो याद रखेंगे कि इसको हमने कीवर्ड दिया था GDCF, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और इस दोनों को सम टोटल करके आप क्या निकाल लेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब रही बात नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट की, तो ये होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि 500 माइनस 700। अब इसको हमने सॉल्व किया
तो ये 15,000, 11,500 और 1,000 प्लस 200 1,200 और 500 में से 600 गया तो -200। ओवरऑल हमारा आंसर आ गया 27,500। तो ये भी हमारा बन गया। तो बहुत ही आसान है, बस जरूरत है आपको इसे समझने की। चलिए हम एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगले प्रॉब्लम में ठीक है फिर कुछ अलग होगा। इसमें भी कुछ आइटम्स दिए गए हैं, वैल्यूज दिया गया है और निकालना है आपको NNP at MP। क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड पे बेस्ड है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, GDP MP विच इज इक्वल्स टू C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको सबसे पहला आइटम दिया गया है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200 हमने लिख दिया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर 50, तो वो हमने लिख लिया। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अब यहाँ देखिए देखेंगे यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहीं है तो नहीं, यहाँ लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेट दिया हुआ है लेकिन आपको कौन सा लेना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेना है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन यानी कि 30 और प्लस आपका डेप्रिसिएशन दिया होगा कहीं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 15 यानी कि 30 प्लस 15 दैट इज 45 और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट। अब देखिए नेट एक्सपोर्ट नहीं है जबकि आपको दिया हुआ है यहाँ पर नेट इंपोर्ट। तो नेट इंपोर्ट का मतलब है कि ओवरऑल कितना बाहर जा रहा है, सॉरी ओवरऑल कितना आ रहा है। तो हमको ये पता करना है कि हमारे यहाँ से गया कितना। तो नेट इंपोर्ट अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है तो नेट एक्सपोर्ट उसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम -10 ले लिए। इसको हमने सॉल्व किया, 200 प्लस 50 प्लस 45 माइनस 10, ओवरऑल आंसर हमारा आया 285 जो कि GDP MP है। अब हमें निकालना है क्या, NNP at MP। तो उसकी बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ GDP MP। ग्रॉस टू नेट तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल तो प्लस NFIA। चलिए 285 जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, डेप्रिसिएशन जो कि ऑलरेडी गिवन है आपका कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 15 वो हमने राइट डाउन किया, और NFIA नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज 5 हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर अब आया 275 जो कि हमारा NNP MP है। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कठिनाई आती है तो आप पहले मेथड्स को भली भांति बहुत बारीकी से समझे, बस माइन्यूटली उसको स्टडी करें ताकि छोटी छोटी बातें आपको समझ में आए। और अगर आप उसे समझ लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपको एक भी प्रॉब्लम बनाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो आप इसको देखें, पहले समझे, फिर आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। चलिए तब तक के लिए इतना ही। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके, टेक केयर, बाय।